जी, साउंड ऑडिबल है? यस मैम। जी मैम। यस बेटा, मैम। ग्लोबल पॉलिटिक्स से क्या मुराद होती है और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर किस चीज का नाम है, या व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? बेटा, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसका मतलब ये है कि करंट डायनामिक्स के अंदर जितनी भी आपकी सुपर पावर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, या फिर आपकी जो रीजनल पावर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके आपस में डायनामिक्स किस तरह के हैं, रिलेशन किस तरह का वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और उस रिलेशन का जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो वीकर कंट्रीज पे क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज पे क्या है, या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज पे क्या है। एक तो इसका मीनिंग ये होता है। दूसरा मीनिंग इसका ये होता है कि जो आपके ग्लोबल और रीजनल कंट्रीज हैं या जो उनके डायनामिक्स हैं, है वो आ रहा है, और इंटरनेशनली जो है वो किस तरह से बेसिकली वो ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है जो 1945 में हमने बनाया था, और जिसमें ये एज्यूम किया गया था कि अब दुनिया के मीन्स कि मैं यूनाइटेड नेशंस वगैरह की बात कर रही हूँ, उसको रेफर कर रही हूँ। क्यों बेटा उसकी बात कर रही हूँ ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने इटसेल्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो डिसाइड किए थे। वो ग्लोबल पॉलिटिक्स इस तरह के थे बेटा कि स्पेसिफिक कंट्रीज को वीटो पावर का स्टेटस जो है वो खुद दिया गया था। उस वीटो स्टेटस का मतलब ही ये था कि कुछ कंट्रीज जो हैं दे आर मोर प्रिविलेज्ड देन अदर कंट्रीज, और उसी के कॉनोटेशन में हम देखेंगे कि करंट ग्लोबल डायनामिक्स किस तरह के जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये है आपका ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रेजीम के अंदर किस तरह के ग्लोबल डायनामिक्स जो है वो एग्जिस्ट कर, उसको हम बेसिकली कंपेयर करेंगे 21st सेंचुरी के अंदर कि 21st सेंचुरी के पॉलिटिक्स में वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं या उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से क्या मुराद है उसको मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ ताकि क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो हो जाए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बेटा ये मुराद होती है कि करंट टाइम के अंदर हम कहते हैं कि अमेरिका इज अ सुपर पावर, या अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसको हम क्लेम करते हैं कि इट्स अ कंट्री जहां पर जनाबे वाला आपकी सारे के सारे कंट्रीज जो हैं उसमें मोस्ट पावरफुल अमेरिका है, और वही दुनिया के ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है। डॉलर डिप्लोमेसी, वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर जिसके अंडर तमाम तरह इंटरनेशनल रिजीम्स वगैरह जो हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं जनाबे वाला अमेरिका से। तो ये सारी बातें जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, या उसको बोलते हैं लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जिसको डेमोक्रेसी की कॉनोटेशन में, कैपिटलिज्म की कॉनोटेशन में अमेरिका ऑन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स? मैम यस इसको मैम। रिपीट कीजिएगा जरा। श्योर बेटा। मैं कह रही थी बेटा कि एक ऑर्डर करेंटली जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज बेसिकली ओन्ड बाय अमेरिका। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि वो अमेरिका जो है उसको ऑन करता है, अमेरिका जो है वो उसको बेसिकली डिसाइड करता है, टेम एंड ट्रेन करता है। क्यों? क्योंकि 1990s के अंदर जब यूएसएसआर वर्सेस यूएसए की एक वॉर चल रही थी जिसको हम बेटा कोल्ड वॉर सिनेरियो बोलते हैं, और जब वो वॉर एंड हुई है तो एक बात जो दुनिया में इंश्योर हुई थी वो यही हुई थी कि यूएसए एज द रूलिंग पावर ऑफ, तो जिसकी वजह से यूएसए ने ना सिर्फ वर्ल्ड को ओन किया बल्कि उसने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वो वर्ल्ड बैंक हो, वो यूनाइटेड नेशन हो, वो यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर हो, इन सबको ऑन बेसिकली अमेरिका कर रहा था ना। इसको हम बोलते थे लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर। बट करंट टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर की यहाँ पे टर्म यूज करते थे। करंट टाइम में 21st सेंचुरी में एक नई टर्म इमर्ज होकर सामने आई है जिसको बेटे हम बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो बेटा उसमें वो कंट्रीज, अब ये देखा जा रहा है कि अमेरिका की पावर को काउंटर करने के लिए कौन से कंट्रीज इमर्ज होकर सामने आ रहे हैं। उन कंट्रीज के अंदर बेटा अगर मैं आपको स्पेसिफाई करूं तो आपको चाइना का राइस भी मिलता है, जर्मनी और जापान का भी राइस मिलता है,
आपको पैसिफिक रीजन में जो है वो मल्टीपल जो कंट्रीज है उनका राइज नजर आता है, जो कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर हैं, जो ये क्लियरली क्लेम करते हैं कि हमारी अपनी इंटरनल पॉलिसीज हैं, हमारी एक्सटर्नल पॉलिसीज होती हैं, वो डिक्टेशन नहीं लेते अमेरिका से। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रेलेवेंट है कि करंट ग्लोबल पावर्स कौन सी हैं, उनको हम ग्लोबल पावर कहते क्यों हैं, और फिर हम उनको लिंक करेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां पर अमेरिकन सुपरमेसी जो है वो काउंटर होने जा रही है, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां पर अमेरिका इज नो लॉन्गर अ सुपर पावर, जहां पर आपको मल्टीपल रीजनल कंट्रीज का जो है या मल्टीपल रीजनल हेजमॉन्स का इन्फ्लुएंस नजर आता है, एक सुपर पावर की फॉर्म में एक कंट्री इमर्ज होता नजर आता है, जैसे कि चाइना हु इज गोइंग टू काउंटर द पावर ऑफ अमेरिका। सो ये चीजें जो हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। व्हाई इज दैट सो? जब कोरोना वायरस को आप काउंटर कर लेंगे तो सबसे मेजर डिबेट ही ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। पावर जो है वो अमेरिकनाइज्ड ही रहेगी, पावर अमेरिकनाइज्ड ही रहेगी, वेस्टर्नाइज्ड ही रहेगी, या फिर पावर का टिल्ट जो है वो एशियन साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। What is going to happen in near future for the sake of the betterment of the world, of the whole world? ग्लोबल पावर्स में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी पावर्स का राइज हमें नजर आएगा, कितनी पावर्स हैं जिनका राइज हमें नजर आएगा, किस तरह से वो राइज करेंगी, उनका क्या इन्फ्लुएंस होगा, और वो जो राइज करेंगी ग्लोबल पावर्स, उनकी वजह से हमें जो वर्ल्ड चेंजेस नजर आएंगे या इंटरनेशनल रजीम्स के अंदर जो चेंजेस नजर आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि दुनिया के अंदर पॉलिटिसाइजेशन का रूम खत्म हो गया। दैट मीन्स कि आपकी जो ऑफेंसिव मैकेनिज्म पॉलिसीज हो सकती हैं, मिलिटराइजेशन हो सकती है, उसके से आप जो राइज करते थे, दैट इज समहाउ काउंटर्ड इन द वर्ल्ड। और दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसको इंश्योर किया गया है कि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब होगी, दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक पावर। आप इकोनॉमिकली कितने ग्रूम्ड हैं, कितने स्ट्रांग हैं, कितने रिनाउंड हैं, और इकोनॉमिकली आपकी जो सुपरमेसी है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। दैट वाज द थिंग व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड आफ्टर ऑब्वियसली द collapse of USSR, along with that the end of Cold War। ये एक चीज थी बेटा जिसको ऑब्जर्व किया गया था, देखा गया था कि ये अब जो है वो दुनिया में वही कंट्री राइज करेगा जो इकोनॉमिकली बहुत साउंड होगा, जिनकी जीडीपी और जीएनपी बहुत स्ट्रांग होगा। जीडीपी से मुराद डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आपका बेसिकली जो पर कैपिटा इनकम जिसको हम बोलते हैं, और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका जितना स्ट्रांग होगा, दैट इज बेसिकली रेलेवेंट कि कोई कंट्री जो है उसकी पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से मुराद ये है बेटा कि आपकी अपनी प्रोडक्ट्स कितनी हैं। जैसे लेट मी पुट इट दैट वे, आसान लफ्जों में अगर बहुत समझाऊं, पाकिस्तान में एक सुई तक हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक बहुत माइन्यूट सी चीज है, ठीक है। आप छोटी से छोटी चीज के लिए डिपेंड करते हो फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप छोटी से छोटी नीड के लिए डिपेंड करते हो फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो दैट इज बेसिकली कि जीएनपी और जीडीपी का क्या सो फार इम्पैक्ट होता है और उस किस तरह से वो, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स आप विद इन द कंट्री बना रहे हो, इसका मतलब यही है कि वो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आप बाहर भेज भी रहे हो और मिनिमम जो है प्रोडक्ट्स बाहर से ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली पैसा कंट्री के अंदर ही फ्लॉट करेगा। आपके लोग अपने कंट्री की ही चीजें यूटिलाइज करेंगे, उस कंट्री के ही ब्रांड्स होंगे वो, और उनके पास ही पैसा वापस जाएगा। तो पैसा की जो अकोमोलेशन है, जो फ्लो ऑफ मनी है, वो आपके कंट्री के अंदर ही रोटेट करता रहता है। और दूसरी बात यह है कि अपनी वही सारी प्रोडक्ट्स बना बना के बाहर भेजते हो, तो बाहर बिकती हैं तो उसका पैसा आपके कंट्री में आता है, तो बेनिफिट दोनों साइड्स पे होता है। तो 21st सेंचुरी के राइज के साथ साथ ये चीज देखी गई कि आप इकोनॉमिकली जो है वो आप वर्ल्ड को रूल कर सकते हो। तो जो बहुत से कंट्रीज थे उनका कोर फोकस जो है वो आपको इकोनॉमी पे नजर आता है।
मजे की बात यह है कि बेटे बहुत से कंट्रीज ने ये लेस देन इकोनॉमी वाला वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बुरे तरीके से डिफीट होने के बाद ही लर्न कर लिया था। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया की सबसे ब्रूटल वॉर्स रही हैं। अच्छा, जर्मनी, जापान, ये बड़ी मेजर कंट्रीज हैं जो हमें वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद हमें नजर आता है कि उनका कोर फोकस अपनी इकोनॉमी पे है, क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर दिया था कि अगर हमारी इकोनॉमी बड़ी साउंड होती ना तो हम ये वॉर हार ही नहीं सकते थे। उन्होंने बड़ी जल्दी रियलाइज कर लिया था कि हमारे जंग हारने की रीजन जो है वो ये नहीं है कि हमारी मिलिट्री कैपेसिटी वीक थी या मिलिट्री कैपेसिटी में वी वर नॉट स्ट्रांग। उन्होंने बड़ी जल्दी ये रियलाइज कर लिया था कि हम बेसिकली इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम इस वॉर को लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते या लॉन्गर पीरियड के लिए इसको सर्वाइव कर सकते। 21st सेंचुरी में हम देखते हैं कि चाइना जो है वो इमर्ज करके सामने आता है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, बोर्ड BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोडक्ट, सिल्क रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोडक्ट्स जो है वो लेकर आता है मार्केट के अंदर। और चाइना जो है वो हमें नजर आता है कि किस तरह से वर्ल्ड को सॉफ्ट पावर डायनामिक्स के अंदर लॉन्गर पीरियड में रूल करने जा रहा है। तो उससे पूरा का पूरा एक ग्लोबल पावर डायनामिक्स का एक शिफ्ट हमें नजर आता है। वो शिफ्ट कैसे है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और ये बात आप लोगों ने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी, आई एम डैम श्योर। बेटा 21st सेंचुरी में एक और चीज जो ग्लोबल पावर्स ने रियलाइज की वो ये की कि आप डायरेक्टली किसी कंट्री को इन्फ्लुएंस उस तरह से नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली किसी कंट्री के अंदर अपनी आर्मीज नहीं उतार सकते। आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि जनाबे वाला हम स्ट्रांग है, हम आ गए, हम आपकी टेरिटरी को कैप्चर कर रहे हैं। यू नीड इनडायरेक्ट रिसोर्सेज, आपको इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ती है। और इस इन्फ्लुएंस का फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स में नहीं होता है, नॉट एट ऑल। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है दैट इज इन द डिप्लोमेसी एंड इन फॉरेन पॉलिसी। इन दो चीजों में सबसे बड़ा बेनिफिट इसका होता है। डिप्लोमेसी में बेटा ये होता है कि आपको डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए होती है इंटरनेशनल रजीम या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कि आप एक स्टैंड रख रहे हैं, एक बात पे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, समरी प्रूफ करवा रहे हैं, तो कितने कंट्रीज आपको सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज में। ठीक है, नहीं आ रही। मैंने स्क्रीन का तो पूछा भी नहीं है बेटा। मैम ये नीचे मैसेज आया था। अच्छा, तो ओके, ठीक है। तो खैर जो मैं बात करी थी उससे वापस आता है बेटा। तो डिप्लोमेसी तो ये हो गई। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? क्योंकि आप लोग ग्लोबल डायनामिक्स को बहुत दफा डिस्कस करते हो, फॉरेन पॉलिसी पे फोकस ही नहीं करते हो। लेट मी पुट इट दैट वे बेटे। आपका स्टैंड तब स्ट्रांग होता है या आप तब स्ट्रांगर कंट्री होते हो जब बहुत से कंट्रीज आपको इसका ओपन रूम प्रोवाइड करते हैं ग्लोबलाइजेशन के स्टेज के ऊपर। चाइना वाज द ओनली कंट्री जिसने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ना सिर्फ स्टार्ट किया बल्कि 170 प्लस कंट्रीज जो है उसका पार्ट बन गए। क्यों? ये ऐसा क्या था? क्योंकि चाइना हमेशा न्यूट्रल रहा है। चाइना हमेशा स्ट्रॉन्गर कंट्री के तौर पे इमर्ज करता रहा है। चाइना हमेशा एक ऐसा कंट्री रहा है जिसने कभी भी किसी कंट्री के इंटरनल डायनामिक्स में इंटरवीन नहीं किया है। चाइना एक ऐसा कंट्री है बेटा जो कि 1970 से वीटो पावर है, लेकिन आज तक उन्होंने अपने वीटो राइट को मिसयूज नहीं किया अनटिल अनलेस उनका अपना इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो रहा हो। चाइना अपना वीटो पावर यूज नहीं करता, चाइना न्यूट्रल रहता है। दैट इज द यूनिकनेस ऑफ चाइना एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रेफरेंस टू ग्लोबल पावर डायनामिक्स। क्योंकि आप सुपर पावर हो ही तब जब आपके पास मल्टीपल कंट्रीज की सपोर्ट है। जब आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हो, किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आते हो और कंट्रीज उसको बाय करने के लिए तैयार है। चाइना ने यही किया। चाइना ने पिछले 30 से 40 साल बेटा इस बात पर इन्वेस्ट किया कि मैं एक ट्रस्ट मैकेनिज्म बिल्ड कर सकूं, मैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर इस बात को इंश्योर कर सकूं दैट आई एम हियर टू प्रोवाइड यू ईज। I'm not here to manipulate my militarization or obviously to misuse my military power or to misuse the veto right I owned. But I'm here to help you out, grow together, rise together, fall together. That was the theory of China, which China inculcated over 40 years in the world. उन्होंने 40 साल तक consecutively ये मंत्रा, ये स्लोगन
अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना स्ट्रांग किया है कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू बैठे ग्लोबल डायनामिक्स के अंदर एक इंटरनेशनल मार्केट का आइडिया जो है वो जनरेट कर लिया। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको चाइनीज प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, और कोई दुनिया की प्रोडक्ट आपको मिले या ना मिले, ऐसा कि बेटा प्लीज अपना माइक चेक कर लिया करें, मेरी साउंड बिल्कुल ऑडिबल है, ऑडियो बिल्कुल क्लियर है, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, मेरा बिल्कुल क्लियर साउंड जा रहा है जी, साउंड क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम, यू आर ऑडिबल। बेटे खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता, आप लोग डिस्टर्ब कर देते हैं ड्यूरिंग लेक्चर, अच्छा खासा एक फ्लो चल रहा होता है, तो प्लीज पहले अपना साउंड चेक किया करें और उसके बाद देखा करें कि मैम की साउंड क्लियर है या नहीं है। डायरेक्टली आप लोग बम्बार्ड कर देते हैं कि भाई आवाज ही नहीं आ रही है, मैम बेचारी परेशान हो जाती है वहीं पे। थैंक यू स्टूडेंट्स, जीते रहो बच्चों जी। तो खैर मैं आपको बता रही थी बेसिकली कि दिस इज द थिंग जिसको हम देखते हैं कि चाइना ने किस तरह से इंश्योर किया है। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ बेटा कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं है या पहले आपने इस तरह से नहीं सुने होंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि लिंक करना सीखें चीजों को, कि बेसिकली ग्लोबल पावर बनने के लिए 21st सेंचुरी में क्या जरूरी है। अब तक हमने जो डिस्कस किया, फॉरेन पॉलिसी का न्यूट्रल होना। दूसरी चीज क्या जरूरी है, मिलिटराइजेशन का मिसयूज ना करना। तीसरी चीज क्या जरूरी है, किसी भी कंट्री के इंटरनल डायनामिक्स के अंदर इंटरवीन ना करना। चौथी चीज क्या जरूरी है, अपना एक इमेज जो है इंटरनेशनल अरेना पे वो एस्टैब्लिश करना। पांचवी चीज क्या जरूरी है, डिप्लोमेसी को स्ट्रांग करना। छठी चीज क्या जरूरी है, इंटरनेशनल मार्केट के आइडिया को इनकलकेट करना, जिस तरह चाइना ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया है, ठीक है। सातवीं चीज क्या जरूरी है कि आप बेसिकली सिर्फ इकोनॉमिक लेवल के ऊपर कंट्रीज के साथ निगोशिएट करो, ना कि उनके मिलिट्री में इंटरवीन करना शुरू कर दो, ना कि उनको गाइडलाइंस देना शुरू कर दो कि इकोनॉमी में सब्सिडीज कैसे कैंसिल कैसे करनी है, वो चीज कैसे करनी है। कि केस स्टडी को पढ़ते हुए हमें ये 6 से 7 पॉइंट्स बड़े एविडेंटली नजर आते हैं, बड़े क्लैरिटी के साथ नजर आते हैं कि 1970 से लेकर 2010, द फर्स्ट डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी, उन्होंने बेसिकली ओवर द कोर्स ऑफ टाइम किस किस चीज को इंश्योर किया है। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। नो मैम। करके एक नया मंत्रा जनरेट किया इकोनॉमिक रूलिंग ऑफ द वर्ल्ड का, जिसको टेकअप ऑलरेडी कर चुके थे जी, जिसको ऑलरेडी, बच्चों मेरे प्यारे बच्चों क्या रिपीट करूं? मैम काइंडली ये 7 पॉइंट्स दोबारा रिपीट करिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं करती हूँ। पहला पॉइंट लिख लें जी, सॉफ्ट पावर डायनामिक्स, zero use of militarization, zero interference in domestic policies, economic collaboration, idea of international market, idea of international market, strong diplomacy, strong diplomacy, neutral foreign policy, neutral foreign policy, जी लिख लिया पॉइंट्स बेटा? जी मैम। चलें मैम एक क्वेश्चन था कि जी बेटा पूछिए मेरा बच्चा। चाइना ने अक्सर औकात जो है पाकिस्तान के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, तो इसको हम किस सेंस में देखेंगे?
आपको किसने ये गलत फहमी डाल दी है कि चाइना ने आपके लिए यूज किया वीटो पावर का कॉन्सेप्ट? पहले तो मुझे ये समझाओ। मैम देखें, जाहिर बात है, आपने एक चीज कहा था कि हर कंट्री अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे ही किसी चीज को ना करता है, यूज करता है। लेकिन ये आया कि दो हुआ है कि इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के लिए चाइना ने जो है वो वीटो पावर का इस्तेमाल किया। बेटा एक तो ना मैं आपको बताऊं, ये जो उर्दू पॉइंट वाली खबरें हैं और जियो न्यूज वाली खबरें हैं, बेटा इसको ना जितना ज्यादा अवॉइड करोगे ना उतना बेहतर है। मैम ये ठीक शुरू है, से ही ऐसा है। मैं बताती हूँ। अदनान बेटा, दुनिया में ना बहुत से मिसकंसेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं और आपके जो गरीब मुल्क है ना, अनफॉर्चुनेटली, जिसका पाकिस्तान भी गरीब मुल्कों का ही पार्ट है, उसमें अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा होता है कि हम ये मंथरा अपनी पब्लिक को बेचने की कोशिश करते हैं कि जो हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। चाइना जो है वो, चाइना बीवी थोड़ी है पाकिस्तान की, कितना सपोर्ट करेगी अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, चाइना और इंडिया का आपस में कॉन्फ्लिक्ट देख लो। इसकी मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी अदनान बेटे, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। पहला पॉइंट सुनो, वो ये है कि 1962 के अंदर इंडिया और चाइना की आपस में लद्दाख वॉर हो रही है, मतलब वाटर के ऊपर उनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, 2020 के अंदर उनका लद्दाख के ऊपर जो है वो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो रही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि उनका इट सेल्फ आपस में डिस्प्यूटेड टेरिटरी का लद्दाख के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है। चाइना कहता है लद्दाख हमारा है, इंडिया कहता है जनाबे वाला हमारा है। ठीक हो गया। लगता है कि बेसिकली साउथ एशिया और पूरे एशिया रीजन को मैं ऑन करता हूं। ठीक है, और इंडिया कहता है जनाबे वाला साउथ एशियन रीजन को मैं ऑन करता हूं। दैट्स द कंट्री बिलोंग्स टू मी। वो कहते हैं ये सारे कंट्रीज जो है मेरे इन्फ्लुएंस में है। तो यहां से आप अंदाजा कर लो कि बेसिकली चाइना ने वीटो पावर क्यों यूज किया, क्योंकि बेटे उसको पता है कि अगर कश्मीर के ऊपर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा पाकिस्तान को, तो लद्दाख भी मेरे हाथों से चला जाएगा, क्योंकि चाइना तो इटसेल्फ क्लेम करता है कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी और लद्दाख मेरा है। और अगर वो अपने हाथों से ही अपना वीटो पावर यूज नहीं करता, जबकि अमेरिका सेम टाइम पर इंडिया को उस वीटो पावर के थ्रू सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें तो चाइना का अपना डायरेक्ट अपना इशू इन्वॉल्व है ना, उनका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उनका अपना डिस्प्यूटेड टेरिटरी का क्लेम इन्वॉल्व है। अब समझ आई या नहीं? यस मैम। तो हमेशा याद रखिएगा, वो जो डीपर देन सीज और हायर देन हिमालयाज, बेटा वी आर लिविंग इन अ वेरी ब्रूटल वर्ल्ड। तो इस ब्रूटल वर्ल्ड की रियलिटी यही है कि जब तक किसी कंट्री का अपना इंटरेस्ट नहीं होता बेटा, तब तक वो वोट अपना यूज ही नहीं करता। और चाइना इज वेरी कॉशियस रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ वीटो पावर। क्यों? क्योंकि चाइना को पता है कि हिस्ट्री जो है वो माफी नहीं देती किसी चीज की। और चाइना की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इट्स वेरी क्लीन। इट्स नॉट लाइक अमेरिका कि अब तक अमेरिका जो है वो अपना इराक वॉर, इराक इन्वेजन और ये वाले सारे दाग धोता फिर रहा है। चाइना की हिस्ट्री बड़ी क्लीन है। आप अभी देख लो करंटली उनका अफगानिस्तान को लेके क्या स्टैंड है। हमेशा चाइना यही स्टैंड लेता है कि जनाबे वाला अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस होना चाहिए, हम उनको एड देने के लिए तैयार हैं। वो अगर मूव करते हैं पीस प्रोसेस की तरफ, तालिबान जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम विद एड, हम उनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम एड प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क इन द रियल वर्ल्ड। कुछ क्लैरिटी हुई है बेटे? आगे चलो फर्दर। यस मैम। कोई इशू नहीं है, कोई भी सवाल हो मुझसे लेक्चर के दौरान पूछ लिया करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो चाइना ने जो है बेसिकली डिफरेंटली जो है वो दुनिया को रूल करूंगा और दुनिया को चलाऊंगा। इसके लिए बेटा उन्होंने ग्लोबल पावर डायनामिक्स के अंदर ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये 7 पॉइंट्स को उसने इनकलकेट किया और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और अपना राइज जो है वो इंश्योर किया। बात जो है वो यहाँ तक खत्म नहीं होती। बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं बेटा जो करंटली रीजनल हेजमॉन के तौर पे जो है वो राइज कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये प्रूव करना चाहते हैं कि रीजनल हेजमॉनिटी के अंदर वी आर द वन हु आर रूलिंग देयर ओन कंट्री, मतलब हम हैं जो अपने कंट्री को ऑन कर रहे हैं, उसको रूल कर रहे हैं और लॉन्गर रन में उसको सर्वाइव भी करवाएंगे। इसमें अगर दूसरा मैं सिनेरियो कोट करूं आपको चाइना वगैरह के बाद, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो ग्लोबल पावर राइज के अंदर आता है बेटा, वो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर इजराइल का राइज। ठीक है, क्योंकि हम डिस्कस ही ये कर रहे हैं ना बेटा, ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो पहले तो मैं आपको एक और बात पहले इंश्योर कर दूं कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ना बेटा, वो होगा मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर से क्या मुराद है, कोई बता सकता है?
मैम मतलब कि मैम डिफरेंट लाइक पावर ट्रांसफर करेंगे 21st सेंचुरी में, डिजिटल पावर्स। मैम जैसे कोल्ड इट वॉर मीन के नो दौरान सिंगल पावर मैम। मैम के दौरान ऑफ मैच। मैम जैसे कोल्ड वॉर के दौरान मतलब बाईपोलर था ना, मतलब दो पावर्स इमर्ज हुई थी, एक यूएसएसआर था। तो अब मतलब अब ये मैम होगी जो मल्टीपल होगी, मतलब मुख्तलिफ पावर्स जो हैं वो मतलब इक्वल इकोनॉमी पे उनकी होगी। जी इंजीनियर फरहान कुछ कहना चाह रहे जी, बेटा बोले। मैम एक से ज्यादा कंट्रीज का इन्फ्लुएंस होगा। मैम एक से ज्यादा कंट्री का एक साथ राइज करना, आई थिंक इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, और दूसरे जो इश्यूज हैं उनके साथ उनको रिजॉल्व करके आगे बढ़ना और मैनिपुलेशन खत्म करना, आई थिंक। मैम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कंट्रीज। जी बिल्कुल ठीक है बेटा, आप सबने अपने अपने अकॉर्डिंग ठीक ही, बट ऑब्वियसली इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मीनिंग यही होता है कि मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ये होगा। उसकी सबसे आसान डेफिनेशन ये है कि बेटे हर कंट्री के अंदर जो है वो हर रीजन के अंदर एक कंट्री राइज करेगा। समझ आ ये एक हेजमॉन होगा, जिस तरह इसके आसान लफ्जों में लेट मी पुट इट दैट वे बेटे, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, ये सारे मल्टीपल प्रोविंसेस है ना, और हर प्रोविंसेस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हमें एक डायनामिक नजर आता है कि एक जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, एक स्पेसिफिकेशन जो है वो राइज करती है, वो रूल करने में कहा जाता है पीएमएलएन। सिंध के बारे में कहा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इट इज लाइक दैट कि हर रीजन के अंदर जो है वो एक कंट्री की मोनोपोलाइजेशन जो है बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, और उस कंट्री की मोनोपोलाइजेशन के बाद हम दोनों रन में जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि किस तरह फिर मल्टीपल रीजन्स को एक कंट्री ऑन करेगा, और इवेंचुअली फिर दोबारा से जो है वो यूनिट है वो आफ्टर 100 ईयर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में नजर आएगा हमें। इज इट क्लियर? यस मैम। गुड। अच्छा तो बेसिकली बेटा जी जी मैम इज इट पॉसिबल ये 100 ईयर का आप बता रही थी, आफ्टर 100 आप कह रही हैं मोनोपोली। मोनोपोली तो नहीं After कहा 100 मैंने बेटा, यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर जरूर बोला है। मोनोपोली जी की जी टर्म तो बड़ी मल्टीपल मीनिंग्स में यूज होती है। मैं आई एम वेरी कॉशियस रिगार्डिंग माय वर्ड्स। सही है मैम। है, उनका टोटल इकोनॉमिक वॉल्यूम है, एवरीथिंग इज वेरी, वो बात समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर की जो करंटली अब एग्जिस्टेंस में आएगा। खैर मैं आपको पहले तो चाइना वगैरह का कंपैरिजन बता रही थी, नेक्स्ट जो मैं रीजन आपको बता रही थी दैट वाज मिडिल ईस्टर्न रीजन, और मैं आपको क्लियर कर रही थी कि मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर किस तरह से इजराइल ने अपना राइज जो है या अपनी मोनोपोलाइजेशन को प्रूव किया है। बेटा इसराइल और जो अरब कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट है दैट वाज वेरी एविडेंट इन प्रीवियस टाइम्स, वो बड़ा एविडेंट रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसराइल ने क्या किया है बेटा, वही इवेंचुअली इसराइल ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज की है कि इसराइल ने अपनी जो पावर है उसको मनवाने के लिए अपनी इकोनॉमी के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, हम कोई भी बात कर लें लेकिन इस चीज को इग्नोर या निगेट नहीं किया जा सकता कि इजराइल ने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ट्रांसनेशनल कंपनीज, इनमें ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं। करंटली दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं एक रफ फिगर, तो 38% से लेकर 40% जो एमएनसीज और टीएनसीज हैं उनके जो ऑनर्स हैं, ठीक है, उनके जो हेड्स हैं वो जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं।
इवन तो अपना मैं टेक्नोक्रेसी वगैरह की बात करूं तो टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो जो हाईएस्ट नोबल लॉरिएट हैं साइंस वगैरह के अंदर, हाईएस्ट नोबल लॉरिएट जो है वो जूइश कम्युनिटी से हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, इससे हमें पता चलता है। अच्छा, अलोंग विद दैट आप ये देखो बेटा कि उन्होंने किस तरह से एक्वायर किया न्यूक्लियर वेपन्स को, और आज तक इजराइल ने अपनी डेट अनाउंस नहीं की है कि एग्जैक्टली किस डेट पर उन्होंने बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो एक्वायर किए हैं। दुनिया की बाकी तमाम तर कंट्रीज का पता है कि किस डेट पर न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो एक्वायर किए गए हैं। मैडम इसकी क्या वजह है कि इन्होंने डेट नहीं मतलब अपनी जाहिर की? क्या नहीं जाहिर की? सॉरी बेटा, दोबारा पूछे मैम। इन्होंने अपनी जो डेट है जो एक्सप्लोजन की वो जाहिर नहीं की, आपने क्या है अभी? बेटा उसकी रीजन है ना, उसकी सिंपल रीजन ये है, दे आर इकोनॉमिकली सो साउंड कि दे आर नॉट इवन आंसरेबल टू द इंटरनेशनल रेजिम्स एंड कम्युनिटीज। मैं अपना वही तो स्टैंड प्रूव करना चाह रही हूँ कि दुनिया में जो यूनाइटेड नेशंस और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, जब बाद में यूएसए ने इन सारी रिजीम्स को ऑन किया, अब तो वो खत्म होने जा रहा है ना, अब वो ऑर्डर इस तरह से खत्म हो रहा है। तो जब वो ऑर्डर ही खत्म हो रहा है बेटा, तो जो वर्ल्ड पावर्स हैं या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कोई कंट्री आंसरेबल ही नहीं है प्रॉपरली, कोई कंट्री इनको जवाब देना ही नहीं चाहता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वही कंट्री इनको जवाब नहीं देना चाहता जो इकोनॉमिकली बड़ा साउंड है, इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग है। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल हमें इजराइल की मिलती है कि इतनी एमएनसीज और टीएनसीज को ऑन कर रहे हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। तो वो जो है वो ना अपनी डेट बताते हैं, ना वो बताते हैं कि हमारे पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ना वो ये बताते हैं कि हमने कितने फिजल मिसाइल्स बना दिए हैं, बिकॉज उनको लगता है कि वी आर नॉट आंसरेबल टू एनी कंट्री। सिंपली नहीं समझ आई बात की? आगे ये समझ आया। देखो बेटा, यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर के साथ साथ ये चीज भी तो इंश्योर हुई ना मेरा बच्चा कि यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर के तक बात खत्म हो जाती तो ठीक था, बट द फैक्ट इज कि यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर के बाद जो चेंजेस आ रही हैं उसमें हम यही तो कह रहे हैं कि मल्टीपल हेजमोन्स होंगे। जब मल्टीपल हेजमोन्स होंगे तो वो इन्फ्लुएंस में तो नहीं होंगे ना इंटरनेशनल रिजीम्स के। यूनाइटेड नेशन, यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर, वो तो अपनी अपनी मर्जियां करेंगे जैसे पहले था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से पहले आप देखो मल्टीपल सुपर पावर्स एग्जिस्ट कर रही है ना। इसमें आपको ग्रेट ब्रिटेन भी मिलता है, फ्रांस की एम्पायर मिलती है आपको, जनाबे वाला आपको ऑटोमन एम्पायर मिलती है। तो उस टाइम पे भी तो यही सिनेरियोज एग्जिस्ट कर रहे थे। थैंक यू मैडम, आपके लिए समझ आ गई है। कोई बात नहीं बेटे, थैंक्स वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि मिडिल ईस्ट वगैरह के अंदर हम देखें तो हमें क्लियरली पता चलता है कि इजराइल ने ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड किस तरह से अपना राइट इंश्योर किया है। अगेन वही बात प्रूव होती है कि अगर आप इकोनॉमिकली बड़े साउंड हैं, अगर आप इकोनॉमिकली बड़े वेल रिकग्नाइज्ड हैं, तो आपको जो है आपकी पावर को कोई भी काउंटर या नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फिर इजराइल ने जितने भी अपने रीजन के कंट्रीज थे उनमें अपने इन्फ्लुएंस को प्रूव किया, वॉर्स को विन किया। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी चीज ये है बेटा कि आप देख लो अरब वॉर्स उनके साथ होती रही हैं, इवेंचुअली वही अरब कंट्रीज अब अब्राहम अकॉर्ड के फॉर्म में उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो ये प्रूव करता है, ठीक है, कि बेसिकली इजराइल जो है उसने किस तरह अपना इन्फ्लुएंस प्रूव किया है। सेम गोज फॉर चाइना, सेम गोज फॉर इवन इंडिया। जब ये क्लेम करता है कि मैं साउथ एशियन कंट्रीज को ऑन करता हूँ, तो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली इन्फ्लुएंस में रहते हैं। किसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं? इंडिया के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। इंडिया बिहेव लाइक बिग ब्रदर एंड स्टफ। अच्छा जी, उसके बाद बेटा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जापान का राइज जो है वो बड़ा प्रूवन है। क्यों? क्योंकि जापान एक ऐसा कंट्री है जो कि जिसने क्लेम कर दिया है कि लॉन्गर रन के अंदर वो एक ऐसे कंट्री होंगे जिनकी रोबोटिक मिलिट्री होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इंसानी जानों को जाया नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है हमारा लॉन्गर टाइम पीरियड में जो है हमारा स्टांस यही होगा कि हम इस तरह की चीजें लेकर आए हैं, इस तरह से जो है वो बेसिकली चीजों को इंश्योर करें कि लोग मरे ही ना, जंग तो हो लेकिन लोग ना मरे। और उसको लोगों को ना मारने की एक ही रीजन हो सकती है ना, एक ही तरीके से लोग नहीं मर सकते। जब आप लोगों की जगह जो है किसी और को लड़ाई का कहते हैं या कोई और उनकी जगह जंग लड़े, वो कौन हो सकते हैं? वो रिपोर्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, जापान का जो क्लस सिनेरियो हमें पता चलता है वो ये है बेटा कि दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है ना, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। अच्छा, एक और पॉइंट जो बेटा मैंने आपको बताना था इसमें इजराइल के राइज में, आप ये याद रखें कि एआई और आईटी के अंदर इजराइल इज फार फार अहेड। रिसेंटली ईडीएस के अंदर एक बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल इमर्ज होकर सामने आया है साइबर अटैक्स का,
किस किस को पता है? न्यूज से इन टच रहे हो या फिर सिर्फ बकरे शकरे खाए हैं? नहीं मैम, न्यूज ही देखी है, बकरे तो नहीं खाने को मिले। जो स्कैंडल है इजरायली कंपनी और बिल्कुल, तो क्या कुत्ते था वो स्कैंडल? बताएं मुझे, शाबाश। मैम वो पेगासस स्कैंडल था कि इसराइल की कंपनी है, स्टेट करती ऑन। है अगेंस्ट टेररिस्ट, बट उसका अब्यूज किया गया अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। ऑलमोस्ट 50,000 पीपल्स डाटा वर हैक्ड मोबाइल्स। मोबाइल को हैक करने की रीजन क्या हो सकती है? मैम उससे सांस उसके लिए मैम कैसे किया जाता है। जहाँ तक मुझे याद है पेगासस। साउंड आर्गुमेंट्स पेपर में लिखने हैं बेटा। थैंक यू मैम, क्रिस्टल क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। खैर, मैं बात ये करी थी कि आपको इसराइल का जो राइज नजर आ रहा है उसके बिहाइंड भी जो रीजन है वो ये भी है कि वो है और आईटी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इकोनॉमी के साथ साथ। फिर हम नेक्स्ट जापान को डिस्कस कर रहे थे। जापान की केस स्टडी में भी आप लोगों को यही बात बेटा एक्सप्लेन करी थी कि जापान जो है वो एआई और आईटी सेक्टर में इतना साउंड स्ट्रांग है कि दे आर क्लेमिंग कि हम अपनी रोबोटिक इंडस्ट्री बहुत जल्दी बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो चौथी आपको केस स्टडी में बताऊंगी दैट इज ऑफ रशिया। रशिया की केस स्टडी नोट कर लें। उसको हम अक्सर बेटा इस तरह से लिखते हैं, री एमर्जेंस ऑफ रशिया। री एमर्जेंस ऑफ रशिया की टर्म कोई बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? जी सुरेंद्र। यस जी जी बताएं बेटे। मैम कोल्ड वॉर के इराक के बाद रशिया का दोबारा इमर्ज होना एज अ सुपर पावर। इमरजेंस और रिसर्जेंस ऑफ रशिया से मैं मुराद ये है कि रशिया जो कोल्ड वॉर के बाद जो है ये खुद जो है सुपर पावर की तरह राइज हो रहा है। उसकी जो मिसाल हम दे सकते हैं कि उन्होंने जो एक तो सीरिया की जो फेमस है कि सीरिया के अंदर जो है रशिया जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है बशर अल असद की, एंड यूएस जो है वो एंटी गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है, तो वहाँ पर भी कामयाब हुआ है। उसके अलावा ये जो OBR या BRI का भी पार्ट है, इनके जो दो रूट्स हैं वो रशिया से होकर गुजरते हैं। और उसके अलावा अफगान यूएस की जो है वो हुआ है अफगानिस्तान से। मैम इसका ये भी हो सकता है कि जो रशिया है वो दोबारा से मतलब ब्लॉक्स बना रहा है चाइना के साथ और दीगर कंट्रीज के साथ, और वर्ल्ड वाइड अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है ताकि दोबारा ये जो हमारे पास होता था USSR का सिनेरियो, उसको ये दोबारा स्ट्रेंथन करना चाह रहा है अगेंस्ट द अमेरिका या दीगर जो वर्ल्ड पावर्स हैं। तो इसीलिए इसने अपने जितने पहले मुखालफिन थे उनमें से भी कई के साथ एक हिसाब से हाथ मिलाया। जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव में ये चाइना के साथ बड़ा खुल के चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये पाकिस्तान का भी मतलब हिमायत कर रहा था कि उसको अपने ब्लॉक में ले और खुद को स्ट्रेंथन करे। तो ये इस चीज़ को हम कह सकते हैं। मैम आपका माइक ऑफ हो गया है। मैम आर यू देयर? यस जी, एनीवन एल्स? जी मैम, इसका ये भी हो सकता है कि उस वक्त इसका उरूज था। तो 1991 में दिसंबर में जब इसका ये सोवियत यूनियन टूटी तो इसका काफ़ी इकोनॉमिकली वीक हो चुका था। अब ये मतलब इम्प्रूव कर रहा है इकोनॉमिकली भी हर लिहाज से। मैम जिस तरह से नेटो का डिक्लाइन हो रहा है और उनकी जो है डिप्लोमेटिक इमरजेंस हो रही है, डिप्लोमेटिक में जो उन्होंने एनेक्स अपनी क्रीमिया है उसमें भी उन्होंने वीटो कर दिया था। 2014 में उन्होंने मेरे ख्याल से यूएस का रेजोल्यूशन दिया था तो उसको भी जो है रशिया ने वीटो कर दिया था। इसके और BRI है, जियो इकोनॉमिक्स जो है पार्टनर है, और इंक्रीज जो है इनकी मिलिट्राइजेशन भी इससे जो है इंक्रीज हो रही है। और ऑब्वियसली जो नेटो है अब जो है उनका एक
डिक्लाइन हो रहा है, तो उस हिसाब से जो लग रहा है कि रशिया जो है फिर से जो है इमर्ज कर रहा है एज ए सुपर पावर। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। आप सबका स्टांस किसी हद तक ठीक था, बस इसमें कुछ चीजें हैं बेटा जो ऐड ऑन कर लीजिएगा। पहला ये है कि BRI का रेफरेंस आप सब कोट कर रहे हो, लेकिन आप लोग ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हो कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है उसमें पार्टिसिपेट कर किस तरह से रहा है। बेटा BRI एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस में चाइना जो है वो 170 कंट्रीज को ऑनबोर्ड ले चुका है। रशिया के पास बेनिफिट ये है कि उनके पास ऑयल एंड गैस रिजर्व्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं, बट वो क्रूड फॉर्म में है एक बात है, और वो अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक है, जिसमें उनको चाइना फाइनली असिस्ट करने जा रहा है। दूसरी बात ये है कि रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसको क्लाइमेट चेंज की वजह से बेनिफिट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बेनिफिट बहुत कम कंट्रीज को हो रहा है। रशिया को इससे बेनिफिट इसलिए हो रहा है कि रशिया इटसेल्फ एक लैंडलॉक कंट्री रहा है। लैंडलॉक कंट्री होने से मुराद ये है बेटा कि तकरीबन 12 मंथ्स जो हैं उसमें से 8 मंथ्स में रशिया में इतनी सिवियर स्नोफॉल होती है कि रशिया के सारे रूट्स जो हैं वो ब्लॉक्ड रहते हैं और वो बेसिकली ट्रेड नहीं कर पाता है। तो अब ये यहाँ पर एक रूट बनाने जा रहे हैं जिसको कहा जा रहा है पोलर सिल्क रूट। ये नाम लिख लीजिएगा, POLAR, पोलर सिल्क रूट, जिसके थ्रू जो है रशिया को वो कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और बाकी कंट्रीज के साथ, जिसमें लॉन्गर रन में रशिया उस रूट को CPEC वगैरह को यूज करेगा बेसिकली एनर्जी रिसोर्सेज को जो है सप्लाई करने के लिए। ये वाला पॉइंट एक आप लोग मिस कर रहे थे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है बेटा कि रशिया ने कोल्ड वॉर के बाद जो है वो अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटीज को इंप्रूव करने के साथ साथ मिलिट्री कैपेसिटीज को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की है। मिलिट्री कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं मेजरली, वो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने इस तरह से की हैं कि उन्होंने एनिमी के ऊपर बेटा अटैक करना हो ना तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है। फॉर इंस्टेंस मैंने अटैक करना है जनाबे वाला अमेरिका के ऊपर, या फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक करना था। व्हाट वाज द रीजन? रीजन यही थी कि उनको पता था कि अमेरिका के अंदर बैठकर वहां की एयर बेसिस को यूज करते हुए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर बम्बार्ड नहीं कर सकते ना, ड्रोन स्ट्राइक्स को यूज नहीं कर सकते। उनको पता था कि हमें पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारी इतनी रेंज ही नहीं है। तो रशिया ने उसके ऊपर बड़ा इन्वेस्ट किया है, अपनी रेंज को इंप्रूव करने की जो है बड़ी कोशिश की है। तीसरी बात बेटा रीइमर्जेंस ऑफ रशिया में आप लोगों को पता होनी चाहिए, रशिया जो है उसको बड़ा अच्छा सबक मिल गया था और उनको पता लग गया था कि हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस बड़ा सवेयर था जिसकी वजह से हम अमेरिका से हार गए, और उनको पता है कि हमें आइंदा अगर जंग जीतनी है तो उसके लिए हमें इकोनॉमिक कैपेसिटीज को जो है बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और रशिया जो है अपनी आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर से बड़ी जल्दी बाहर आ गया, ठीक है। और उस आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर से बाहर आने की रीजन क्या है? क्योंकि जितनी जल्दी उन्होंने आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर से बाहर आए हैं उसका लॉन्गर रन में बहुत बेनिफिट होगा। बेनिफिट इस तरह से होगा बेटा कि अब उनका कोर फोकस जो है वो अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटीज के थ्रू अमेरिका को हराने पे है। तो दिस इज द थिंग, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये भी रशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो स्टैंड था। बाकी आप बता रहे थे सीरिया वगैरह के कॉनोटेशन। सीरिया वगैरह के कॉनोटेशन में आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली सीरिया वगैरह के थ्रू जो है या क्रिमिनल एनेक्सेशन के अंदर किस तरह से उन्होंने अपने मिलिट्री माइट को प्रूव करने की कोशिश की है ताकि अमेरिका को एक इमेज चला जाए दैट दे आर वेरी स्ट्रांग। क्लियर है यहाँ तक बात? और अब वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन इसलिए कर रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आसान लफ्जों में मैम ये जो आप आइडियोलॉजी वॉर की से बाहर आ गए हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, दैट वाज द आइडियोलॉजी जिसकी वो फाइट होती रही, बिल्कुल उसी की बात कर रही बेटा, और कोई आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर रही ही नहीं है। उसको आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर कह सकते हैं, उसको पॉलिटिकल वॉरफेयर कह सकते हैं, जो भी नाम देना चाहें। मैम पोलर सिल्क रूट को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। पोलर सिल्क रूट एक ऐसा रूट है बेटा जिसके थ्रू रशिया को वो कनेक्ट करने जा रहा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंदर। और पोलर सिल्क रूट डेवलप इसलिए हो रहा है, पोलर सिल्क रूट जो है बेटा वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के बेनिफिट्स की वजह से इमर्ज हो रहा है। वहां पे रोड क्लियर होता जा रहा है ना, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, तो जितना ज्यादा वो रोड क्लियर होता जाएगा उतनी जल्दी वो वहां पर
पूरा का पूरा रूट डेवलप कर लेंगे ऑब्वियसली। क्लियर है? और मैम ये रशिया को सेंट्रल एशियन स्टेट्स और सीपे के साथ कनेक्ट कर देगा। बिल्कुल, और फिर उसकी इफेक्ट हो जाएगी पूरे एशिया तक। मैम ये भी हो सकता है कि रशिया ने कुछ अर्सा पहले जो है सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी विद सऊदी अरबिया, तो उनका ये हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में इनका और रोल जो है वो ज्यादा बढ़ जाए जो पहले है उससे। सॉरी बेटा, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, दोबारा बोलें प्लीज। मैं कह रहा था कि रशिया ने जो सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी सऊदी अरब के साथ, क्या वो भी हो सकता है अच्छा, नहीं बेटा, वो डिफरेंट सिनेरियो है। वो तो फिजल मिसाइल्स हैं जो रशिया ने इंडिया के साथ भी डील की हुई है। वो तो अपने मिलिटराइजेशन के थ्रू अर्न करना चाह रहे हैं ना, दैट समथिंग डिफरेंट। वो उसमें ये वाला बिल्कुल वो डिफरेंट सिनेरियो है, उसको इससे कंपेयर नहीं करो। जी क्लियर है? री इमरजेंस ऑफ रशिया। यस मैम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए या जो आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज बेसिकली बेटा द न्यू पावर डायनामिक्स ऑफ यूके, द न्यू पावर डायनामिक्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूके जो है बेटा, उसको पता था कि हम बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के साथ कर रहे हैं, ठीक है, बट उनको ये समझ आ गई थी कि लॉन्गर रन में इसमें मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो यूके को इटसेल्फ नहीं हो रहा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि वो एक वीटो कंट्री भी है, न्यूक्लियर वेपन्स भी ऑन करते हैं, एंड अलोंग विद दैट जो उनकी इकोनॉमी है पाउंड, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए उन्होंने जो है वो रीसेंट डायनामिक्स के अंदर ब्रेक्सिट कर दिया है, ताकि उनको यूरोपीय यूनियन को जितना पैसा पे करना पड़ता है वो सारा पैसा अपने कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करे। अपने कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की रीजन ही ये है कि ताकि वो अपने सिविलियंस को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे अपनी पॉलिसी से और अपनी इकोनॉमी से। जितना ज्यादा वो उसको सेटिस्फाई करेंगे लॉन्गर रन में, उतना ज्यादा एम्पल इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलप होंगे, उनके सिविलियन जो जीडीपी है वो इनहैंस होगा, जीएनपी उनका मैक्सिमाइज होगा, और उनके इंटरनल डायनामिक्स के अंदर जो है वो यूरोपीय यूनियन इंटरफेयर नहीं कर सकेगा, और वो अपने आप को एक तरह इन्फ्लुएंस से निकाल रहे हैं रीजनल या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूके का राइज इज वेरी एविडेंट विद रेफरेंस टू यूरोप। जी क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। यस मैम, क्लियर। जी मैम। जी बिल्कुल मैम। ये आज का लेक्चर था, दिस वाज द टॉपिक। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हुई होगी। थैंक यू सो मच मैम। मैम क्लैरिटी हुई है, लेकिन